इपिनेफ्रीन, नॉरइपिनेफ्रीन, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन। और मेरे पढ़ाकू बच्चों, ऐसा ही कन्फ्यूज़न हमको भी होता था फर्स्ट ईयर में, लेकिन बहुत बेसिक डिफरेंस है इपिनेफ्रीन एंड नॉरइपिनेफ्रीन में। चलिए आइए डिस्कस करते हैं हार्मोन्स फ्रॉम द एड्रिनल मेडुला, दीज टू इंपॉर्टेंट हार्मोन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला इज द इनर पार्ट ऑफ दिस एड्रिनल ग्लैंड्स, अंदर का पार्ट है जो कि लगभग 20% पार्ट ही होता है। 80% क्या हो गया एड्रिनल कॉर्टेक्स, 20% हो गया एड्रिनल मेडुला। एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकली टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स. It is a modified sympathetic ganglion of the autonomic nervous system. It develops from the same embryonic tissue as all other sympathetic ganglia. लेकिन डिफरेंस क्या हो जाता है कि ये इसमें एक्सॉन्स वगैरह नहीं होता, एक्सॉन्स डेंड्राइट्स वगैरह नहीं होते हैं, बस ये छोटा सा क्लस्टर्स बन के रह जाते हैं अराउंड द ब्लड वेसल्स। इसीलिए इनका फंक्शन भी है, इट एनहेंसेस द इफेक्ट्स ऑफ सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स ड्यूरिंग स्ट्रेस। तो जो कुछ भी इनका जो हार्मोन निकलता है फ्रॉम द एड्रिनल मेडुला इनर साइड से, वो उनको क्या बोलते हैं, सिंपैथेटोमाइमेटिक हार्मोन्स, यानी वो सिंपैथेटिक सिस्टम्स का मिमिक करते हैं। सिंपैथेटिक सिस्टम से डिफरेंस क्या रहा कि वहाँ पे निकलता है न्यूरोट्रांसमीटर्स और यहाँ पे निकलते हैं हार्मोन इस मेडुला से। यहाँ पे एक सेल्स होती हैं जो कि जिनको बोलते हैं क्रोमैफिन सेल्स। क्रोमा मीन्स क्रोमा कलर एंड एफिन मीन्स एफिनिटी, इसलिए क्रोमैफिन सेल्स बोलते हैं। दीज आर इनर्वेटेड बाय सिंपैथेटिक गैंग्लियन प्री गैंग्लियोनिक नर्व्स ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मेनली 3 हार्मोन्स आर सीक्रेटेड फ्रॉम द एड्रिनल मेडुला, एपिनेफ्रीन, नॉरइपिनेफ्रीन एंड डोपामीन। इसी को बोलते हैं एड्रिनलिन। तो एड्रिनलिन और इपिनेफ्रीन, नॉरइपिनेफ्रीन और नॉरएड्रिनलिन, तो यहाँ पे ये है। और उसमें से भी देखा जाए तो 80% निकलता है एपिनेफ्रीन, 80 to 85% एपिनेफ्रीन निकलता है, 10 to 5% नॉरइपिनेफ्रीन एंड ओनली 5% डोपामीन निकलता है। These hormones all together known as कैटाकोलामाइंस, क्योंकि इनके न्यूक्लियस के पास में कैटाकोल न्यूक्लियस रहता है, एंड एमाइंस यानी कि टायरोसिन अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं। टायरोसिन इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर जो इनको बनाने में काम आता है। बेसिकली देखिए, टायरोसिन इज़ द मेन। टायरोसिन अगर नहीं है तो कहाँ से बनेगा, फ्रॉम द फिनाइल एलानिन। ये एक एंजाइम है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज कन्वर्ट कर देगा फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में। टायरोसिन जब मिल जाएगा, देन दिस एंजाइम विल कन्वर्ट इनटू द डोपा, डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन, डोपा बन जाएगा। एंड देन दिस डोपा विल कन्वर्टेड इनटू द डोपामीन। डोपामीन बना, फिर बना नॉरइपिनेफ्रीन एंड देन फाइनली द इपिनेफ्रीन। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है, दैट मीन्स नॉरइपिनेफ्रीन इज जस्ट इमीडिएट प्रिकर्सर ऑफ इपिनेफ्रीन। फंक्शन से पहले ये बात कर लें कि ये फंक्शन करते कैसे हैं। तो फंक्शन करते हैं थ्रू द रिसेप्टर्स। दिस कैटाकोलामाइंस, एड्रिनलिन एंड नॉरएड्रेनालिन will go to the cells, and if the cells are having receptors, then only they will work. So receptors may be of 2 types, alpha receptors and beta receptors. फर्दर देखा गया कि अल्फा रिसेप्टर्स में और कैटेगरी हो गया अल्फा 1, अल्फा 2 एंड बीटा में हो गया बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। तो जब भी ये कैटाकोलामाइंस सेल के पास जाएंगे तो रिसेप्टर्स के थ्रू सेल उनको अंदर ले लेगी, एंड थ्रू दिस रिसेप्टर्स दे विल वर्क फर्दर। लेकिन वो रिसेप्टर के बाद फंक्शन कैसे करेंगे, ये अगेन डिपेंडेंट होता है कि सेकेंडरी मैसेंजर कौन सा है और आगे उनके पास एंजाइम कौन सा है सेल के पास। तो जो बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3 रिसेप्टर्स होते हैं, तो उसमें जब भी ये कैटाकोलामाइंस पहुँचेंगे तो वहाँ पे दिस बीटा रिसेप्टर्स विल बी कपल्ड बाय द एडेनिल साइक्लेजेस एंजाइम्स। देन फर्दर ultimately it will increase the secondary messengers, that is cyclic AMP।
तो जहाँ जहाँ भी बीटा रिसेप्टर्स हैं वहाँ पर कैटेकोलामाइंस वहाँ पे इफेक्ट डालेंगे, वो बढ़ा देंगे साइक्लिक एएमपी का प्रोडक्शन। बात करते हैं अगर अल्फा 2 रिसेप्टर्स। अल्फा 2 रिसेप्टर्स में क्या होगा, यहाँ पे दीज अल्फा 2 रिसेप्टर्स आर कपल्ड विद द जी प्रोटीन। जी प्रोटीन जो ये सब हम पढ़ा चुके हैं पहले ही इंट्रोडक्शन चैप्टर में, जहाँ पे एंडोक्राइन पढ़ाया था कि कौन कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर होता है, सेल कैसे काम करती है, हार्मोन कैसे काम करता है। सो वहीं पे बताया था जी प्रोटीन। तो दिस कपल्ड विद जी प्रोटीन्स एंड देन अल्टीमेटली दिस विल डिक्रीज द साइक्लिक एएमपी। दिस इज द सेकेंडरी मैसेंजर। और साइक्लिक एएमपी जब डिक्रीज हो जाएगा तो मे बी ये एक काइंड ऑफ इनहिबिटरी एक्शन है। अब आता है अल्फा 1। अल्फा 1 रिसेप्टर्स के पास जब ये पहुंचेंगे हार्मोन एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन, तो दिस विल बी कपल्ड विद द फास्फोलाइपेज सीए एंजाइम के थ्रू एंड इट मे act as through the secondary messengers DAG and IP3 diacylglycerol and inositosol phosphate 3 phosphate या ट्राईफॉस्फेट बोलते हैं। तो कुछ कुछ सेल्स में बिकॉज ऑफ अल्फा 1 रिसेप्टर्स इंक्रीज ऑफ कैल्शियम आयंस हो जाएगा, या कुछ सेल्स में इंक्रीज ऑफ साइक्लिक जीएमपी हो जाएगा। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सेल व्हाट इट इज़ गोइंग टू डू। और देखा गया है कि जो इपिनेफ्रीन है, इपिनेफ्रीन की जो ज़्यादा एफिनिटी होती है दैट इज़ फॉर अल्फा बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर्स के थ्रू ज़्यादा होती है। इसलिए देखेंगे हम लोग इपिनेफ्रीन एंड नॉन इपिनेफ्रीन दोनों है तो एक जैसे ही, लेकिन उनका फंक्शन कहीं कहीं थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है बिकॉज ऑफ द एफिनिटी ऑफ द रिसेप्टर्स। नॉन एडेनिन यानी कि नॉन इपिनेफ्रीन इज हैविंग एफिनिटी फॉर द अल्फा 1 अल्फा 2। थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो देखेंगे इपिनेफ्रीन and norepinephrine both are having equal affinity for the beta 1 receptors। अगर बीटा 2 रिसेप्टर की बात करें तो इपिनेफ्रीन इज हैविंग मोर एफिनिटी देन द नॉरइपिनेफ्रीन। दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हाउ दे आर गोइंग टू एक्ट, बिकॉज कभी कभी देखने में आता है कि कहीं पे उसने कंस्ट्रिक्शन कर दिया, कहीं पे वैसोडाइलेशन कर दिया, कहीं ये बीपी बढ़ा रहा है, कहीं बीपी कम कर रहा है। तो ये दो डिफरेंस ऑफ एक्शन है बिकॉज ऑफ दीज रिसेप्टर एफिनिटी ओनली। अब बात करें अगर फंक्शंस की और एक्शंस की, तो हार्ट पे इपिनेफ्रीन का एक्शन है, इट विल इंक्रीज द रेट, हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन एंड आउटपुट, कार्डियक आउटपुट बढ़ा देता है। हार्ट रेट नहीं बढ़ पाता उतना क्योंकि जब बीपी बढ़ेगा, व्हेन द बीपी इज रेज्ड, तो that raised BP will give sensation to the sino-aortic reflexes. Because of that sino-aortic reflexes, automatically heart rate will be slower down. But it tries to increase the heart rate. Force और output definitely बढ़ता है। Myocardium में it excitability is increased. Bundle of His का भी conductivity increase कर जाती है। Blood vessels की बात करें, through the different receptors they will constrict all the vessels। देखने की बात यह है कि जहाँ पे भी फाइट और फ्लाइट की बात होती है तो हमको कोरोनरी सर्कुलेशन और स्केलेटल मसल सर्कुलेशन ज़्यादा चाहिए होता है, तो वहाँ पे वेसल्स डायलेट हो जाती हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स जहाँ पे ब्लड वेसल्स या ब्लड की ज़रूरत उतना नहीं है, वहाँ पे ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, यानी वहाँ पे सर्कुलेशन कम हो गया। और सर्कुलेशन बढ़ कहाँ गया, कोरोनरी एंड स्केलेटल मसल्स में। वहाँ पे क्योंकि ब्लड ज़्यादा चाहिए इसलिए ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं एंड स्प्लैंकनिंग वेसल्स भी कंस्ट्रिक्ट होती हैं। बट इंटेस्टाइनल वेसल्स में थोड़ा सा देखा गया है कि वो डायलेट होता है। ब्लड प्रेशर राइजेज शार्पली एंड कम्स डाउन स्लोली इवन बिलो द बेसल लेवल। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर राइजेज, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉल्स, बट मीन आर्टेरियल प्रेशर इज रेज्ड। रेस्पिरेशन में देखा गया है कि ब्रोंकियल मसल्स रिलैक्स, मसल्स ब्रोंकियल रिलैक्स हो जाती हैं, कॉजिंग डायलेटेशन ऑफ द ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स वहाँ पे डायलेट हो गए हैं, एंड कॉजेज श्रिंकेज ऑफ द म्यूकोजा एंड डिमिन्यूशन ऑफ द सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। यानी म्यूकोजा का थोड़ा सा वहाँ पे श्रिंकेज हो गया है। जब म्यूकोजा श्रिंकेज होगा तो वहाँ से जो म्यूकस सिक्रीट हो रहा है ज़्यादा वो कम होने लगता है। इसीलिए इपिनेफ्रीन और दिस काइंड ऑफ ड्रग्स का थेरेप्यूटिक यूज़ किया जाता है इन द केसेस ऑफ अस्थमा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे
ब्रोंको डायलेशन कर रहा है, प्लस म्यूकोसा को श्रिंक कर रहा है एंड सिक्रीशन ऑफ म्यूकस को डिक्रीज कर रहा है। इपिनेफ्रिन और इंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा कि एसीटीएच ज़्यादा निकालो, एसीटीएच ज़्यादा निकलेगा तो कॉर्टिसोल ज़्यादा निकलेगा, कॉर्टिसोल ज़्यादा निकलेगा तो ब्लड शुगर बढ़ जाएगा एंड प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस ज़्यादा होने लगेगा, तो कि ग्लूकोज ज़्यादा चाहिए बिकॉज ऑफ फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन है। स्केलेटल मसल्स में एक्साइटेबिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी इज रेज्ड, द ऑनसेट ऑफ फटीग डिलेड, फाइट और फ्लाइट सिचुएशन है। लिवर में ग्लाइकोजन इज मोबिलाइज्ड ड्यू टू इंक्रीज्ड ब्रेकडाउन ऑफ लिवर ग्लाइकोजन। ब्लड की बात करें तो ब्लड शुगर इज इंक्रीज ड्यू टू ग्लूकोजेनोलाइसिस फ्रॉम लिवर, ग्लूकोजन ब्रेकडाउन हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम लैक्टिक एसिड ऑफ मसल्स थ्रू कॉरिसाइकिल, वो जिसको बोलते हैं नियोग्लूकोनेसिस करा रहा है। इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस ड्यू टू एपिनेफ्रिन मीडिएटेड रिलीज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ब्लड लैक्टेट इंक्रीजेज ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ मसल ग्लाइकोजन। सीरम पोटेशियम बढ़ जाता है। रेड सेल, वाइट सेल प्लेटलेट काउंट, परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ऑल्सो ब्लड वॉल्यूम इज इंक्रीज ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वहाँ पे इसलिए। एंड इट कॉजेज अ फॉल इन नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग ईसनोफिल्स थ्रू एसीटीएच। एसीटीएच का हमने देखा है कॉर्टिसोल का फंक्शन कि वहाँ पे ईसनोफिल एंड लिम्फोसाइट का काउंट कम कर देता है। इंक्रीज सेल काउंट इज यूजुअली बिलीव्ड टू बी ड्यू टू मोबिलाइजेशन फ्रॉम द डिपोट्स, स्पेशली ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ स्प्लीन। प्लाज्मा प्रोटीन बढ़ जाता है। किडनी में भी क्योंकि फाइट और फ्लाइट का सिचुएशन है तो आदमी उतना बार बार सुसु करने टाइम मिलेगा नहीं, इसीलिए वहाँ पे भी यूरिन वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है। एंड रीनल सर्कुलेशन डिमिनिश्ड कॉज्ड बाई कंस्ट्रिक्शन ऑफ रीनल वेसल्स। मेटाबॉलिज्म में देखेंगे तो BMR इज इंक्रीज्ड बाय द मॉडरेट डोज, अगर लेकिन लार्ज डोज रहेगा तो इपिनेफ्रिन जो है वो फॉल करा देता है BMR को। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ऑक्सीजन कंजम्पशन इज राइजेस by 20 to 40% and CO2 productivity by 30 to 50%, hence respiratory quotient rises। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि वो ग्लाइकोजेनोलाइसिस कराएगा, न्यू ग्लूकोजेनेसिस कराएगा और ग्लूकोज को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड में लाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया करा देगा। एडिपोज टिश्यू में कॉजेज हाइड्रोलिसिस ऑफ न्यूट्रल लिपिड थ्रू साइक्लिक AMP। स्मूथ मसल्स में इंटेस्टाइन मूवमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन इनिबिट कर देगा और स्फिक्टर्स क्लोज हो जाएंगे क्योंकि उतना ज़्यादा वहाँ पे डायजेशन जरूरत नहीं है और स्फिक्टर क्लोज कर दिए जाते हैं। गॉल ब्लैडर, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर विल बी देयर। यूरिनरी ब्लैडर में हम लोग पहले ही बोल चुके हैं, वहाँ पे किडनी का फंक्शन थोड़ा कम कर देता है। रिलैक्सेशन ऑफ द ब्लैडर करा देगा एंड कंस्ट्रिक्शन ऑफ द स्फिक्टर। यूट्रस में इफेक्ट्स नॉट यूनिफॉर्म, स्प्लीन में कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। आई में क्या करा देगा, डायलेटेशन ऑफ प्यूपिल्स due to contraction of dilator papillae muscle and retraction of the lids due to contraction of the smooth muscles of the lids. Skin में it leads to contraction of erector pili causing standing of the hairs, इसीलिए अचानक सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में बाल पूरे खड़े हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस ओनली। चिड़िया में देखा गया है कि जो उसके पंख फैल जाते हैं, या पिकॉक का जो प्लम्स है वो फैले लगते हैं, या पॉर्क्यूपाइन्स जो होता है, पॉर्क्यूपाइन जो अपने थ्रॉन्स को पूरा फैला देता है, तो दिस ऑल बिकॉज ऑफ इपिनेफ्रिन सिक्रेशन ड्यूरिंग एक्साइटमेंट। नर्वस सिस्टम में देखा गया है कि इट विल प्रोड्यूस ए सेंस ऑफ रेस्टलेसनेस एंड एंग्जाइटी एंड फटीग, लेकिन ज़्यादा काम वहाँ पे करता है इपिनेफ्रिन। स्पाइनल कॉर्ड में देखा गया लार्ज डोज ऑफ इपिनेफ्रिन डिमिनिश मसल टोन एंड सोमैटिक रिफ्लेक्सेस। सलाइवरी ग्लैंड में, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड हैविंग इनोवेशन फ्रॉम सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक बोथ, सो बिकॉज ऑफ दैट वहाँ पे क्या होगा, जो इपिनेफ्रिन और नॉन इपिनेफ्रिन है वो क्या करेगा, म्यूसिनस सिक्रीशन को बढ़ाता है, और जो एसिटिलकोलिन है, ठीक है, वो बढ़ाता है प्रोफ्यूज वाटरी सिक्रीशन। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, प्रोफ्यूज वाटर सिक्रीशन बढ़ा और म्यूकस दोनों बढ़ गया, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सलाइवरी सिक्रीशन इज इंक्रीज्ड व्हेन इपिनेफ्रिन एंड एसिटिलकोलिन आर एडमिनिस्टर्ड एट ए टाइम। नॉर इपिनेफ्रिन के फंक्शन उतना अलग से नहीं आते हैं, लेकिन क्योंकि फंक्शन लगभग सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है बिकॉज ऑफ द रिसेप्टर्स। जो डिफरेंस है वो देखिए कहाँ कहाँ पे आ रहा है। अगर हार्ट की बात करें तो हार्ट रेट यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ
यहाँ पे स्लाइटली इंक्रीज हुआ बिकॉज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। आउटपुट यहाँ पे रेज्ड हुआ, बट यहाँ पे देर इज़ नो चेंज इन द कार्डियक आउटपुट। ब्लड प्रेशर में सिस्टोलिक बीपी रेज्ड, यहाँ पे भी सिस्टोलिक बीपी रेज हुआ है। डायस्टोलिक बीपी नो चेंज बिकॉज ऑफ इपिनेफ्रिन, बट बिकॉज ऑफ नॉरएड्रेनालिन और नॉरएपिनेफ्रिन द डायस्टोलिक बीपी इज रेज्ड। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने बात है कि डायस्टोलिक बीपी बढ़ाता है। मीन आर्टेरियल प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज, यहाँ पे रेज्ड, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। वेसल्स में डायलेटर फॉर सम मसल्स, कंस्ट्रिक्टर फॉर अदर्स, ये लोग बात कर चुके हैं। कंस्ट्रिक्शन कहाँ पे किया था? कंस्ट्रिक्शन किया था इसने इन द ऑल द मसल्स, एंड डायलेशन किया था इन द दिस कोरोनरी एंड द स्केलेटल मसल्स, ताकि वहाँ पे ब्लड ज़्यादा जा सके। यहाँ पे क्या है? एंटायरली कंस्ट्रिक्टर काम है इसका। इपिनेफ्रिन का, सॉरी, नॉरएपिनेफ्रिन इज एंटायरली कंस्ट्रिक्टर, यहाँ पे वो किसी को डायलेट नहीं कर रहा है। रेस्पिरेशन में देखेंगे तो यहाँ पे रेस्पिरेशन स्टिमुलेट करता है, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ स्टिमुलेट करता है। किडनीज़ में देखें तो यहाँ पे कंस्ट्रिक्टर और ऑफ रीनल वेसल्स था, यहाँ पे भी सेम वही काम किया है। यूट्रस में यहाँ भी इनिबिट किया, यहाँ भी इनिबिट किया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इपिनेफ्रिन increases mental anxiety but norepinephrine having no effect। मेटाबॉलिज्म में देखेंगे तो ऑक्सीजन कंजम्पशन दोनों ही बढ़ाते हैं, ब्लड शुगर दोनों ही बढ़ाते हैं, फ्री फैटी एसिड्स दोनों ही बढ़ाते हैं, इंटेस्टाइन दोनों ही इनिबिट कर रहे हैं। रेगुलेशन की बात करें तो इट इज़ टोटली एंटायरली कंट्रोल बाय द सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। और जहाँ पे अगर सीवियर एक्सरसाइज है, कोई इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हैं, एंग्जाइटी है, फियर है, पेन है, ट्रॉमा है, हाइपोवॉल्यूमिया हो रहा है यानी कि ब्लड वॉल्यूम लेस हो रहा है, या हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है यानी ब्लड शुगर लेवल कम हो रहा है, तब भी ये निकलता है, क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया कराता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, बीपी बढ़ाता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ाता है, इसलिए जब भी हाइपोवॉल्यूमिया होगा तो ये निकलने लगेगा। फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शंस होता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, इन सब केसेस में ये ज़्यादा निकलता है। साइनो एओर्टिक रिफ्लेक्सेस या ऑक्सीजन लैक हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस हुआ, इंक्रीज्ड हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन हुआ, तो भी ये इसका लेवल, इपिनेफ्रिन लेवल बढ़ने लगता है। दिस इज जस्ट अ रिविजन ऑफ फंक्शंस। BMR इंक्रीज्ड, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज ग्लाइकोजेनोलाइसिस इन लिवर, increased free fatty acids due to lipolysis, there is increased alertness, all round stimulation of heart rate and rise of BP, vasodilation in skeletal muscle but constriction in other vessels। skeletal के साथ साथ ये कार्डियक जो सप्लाई वहाँ भी बढ़ा रहा है। epinephrine is a good bronchodilator, that's why it is being used in asthma, increases tone of the sphincters but inhibits contraction of the walls of the GI tract and may lead to stasis, stimulates secretion of insulin, glucagon, renin, etc. involved in fight and flight reactions। Degradation और removal की बात करें तो these free catecholamines are excreted through the urine as well as their metabolites। main metabolite होता है VMA, vanillin acid। ये जब भी यूरिन में ज़्यादा होगा इसका मतलब इपिनेफ्रिन सिक्रीशन ज़्यादा होता है, वो यहाँ पे मेटाबोलाइट ज़्यादा होने लगता है। दो एंजाइम्स मेनली काम करते हैं इसको डिग्रेड करने में, MAO मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज एंड COMT कैटेकॉल O मिथाइल ट्रांसफरेज, ये दो एंजाइम इसको हेल्प करते हैं डिग्रेड करने में। अब बात करते हैं अप्लाइड फिजियोलॉजी की, तो देखेंगे फियोक्रोमोसाइटोमा यानी इट इज़ अ ट्यूमर ऑफ क्रोमैफिन सेल्स जो वहाँ पे हार्मोन निकाल रही थी एडिनल मेडुला में। Pheochromocytoma is a tumor of adrenal medulla, occurs due to hyperplasia of chromaffin cells। In this condition excess amount of catecholamines are produced। ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो इसीलिए वहाँ पे जो बताया था कि उसका मेटाबोलाइट है VMA, वो भी यूरिन में ज़्यादा मिलेगा। साइंस एंड सिम्टम्स में देखेंगे द कॉमनेस्ट फीचर इज हाइपरटेंशन। अदर फीचर्स इंक्लूड हेडेक, palpitations, anxiety and chest pain which occur during episodes of excess catecholamine release। ट्रीटमेंट है फियोक्रोमोसाइटोमा कैन बी ट्रीटेड बाय सर्जिकल रिमूवल ऑफ द ट्यूमर।
Hope you got the idea of functions of adrenal medulla and its hormone. These are the books used for this learning session. C.C. Chatterjee, and this one is Sujit Kumar Chaudhary. This one is Tortora. This one is Medical Physiology by Walter Kluwer, Venkatesh and Sudhakar. And this one is the Mahapatra. तो मेरे पढ़ाकू बच्चों, आई होप कि एपिनेफ्रिन नॉरिपेनेफ्रिन का थोड़ा सा डिफरेंस जो था वो बेसिक समझ में आ गया होगा, और अब समझ में आ गया होगा कि 80% एपिनेफ्रिन ज़्यादा निकलता है, एंड जो नॉरिपेनेफ्रिन है इट इज़ जस्ट द प्रिकर्सर ऑफ द एपिनेफ्रिन. थोड़ा थोड़ा इनका जो फंक्शन में डिफरेंस है दैट इज बिकॉज ऑफ द रिसेप्टर्स. कहीं पे कोई कंस्ट्रिक्शन कर रहा है, कहीं पे कोई डायलेशन कर रहा है. तो जस्ट दिस वाज द फंक्शंस ऑफ एड्रेनल मेडुला. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड दैट इज द एंडोक्राइन पैनक्रियाज. तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहिए.